जय हिंद दोस्तों। इस्लामिक गणराज्य लोगों की सोच से पहले ही खत्म हो जाएगा। ईरान के लोग स्वतंत्र होंगे। जब वो दिन आएगा तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा फले फूलेगा। पेजर अटैक के बाद 30 सितंबर 2024 को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। अगले ही दिन ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। Israel was warned it was coming, but this. इसके बाद इजराइल ने ईरान पर सीधे हमला करने की धमकी दी। इसी के साथ ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ने की बात कही जा रही है। पिछले 45 सालों से दोनों देश पर्दे के पीछे शैडो वॉर लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान की अगुवाई में तमाम शिया मिलिशिया ग्रुप इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल के बीच 45 साल पहले प्रॉक्सी वॉर कैसे शुरू हुई, अब ईरान और इजराइल में सीधी जंग की बात क्यों हो रही है और मिडल ईस्ट में आगे क्या सिनेरियो बन रहा है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ईरान और इजराइल 31 साल पक्के दोस्त रहे। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया यहूदी देश बना। उस समय ईरान शुरुआती इस्लामी देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1948 में ही अरब देशों ने इजराइल से जंग शुरू कर दी। ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना और इजराइल की जीत के बाद उसने इजराइल के साथ संबंध भी स्थापित किए। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन काल में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। उस दौर में ईरान पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा यहूदी समुदाय का घर था। एक ऐसा समय भी था जब दोनों देशों के बीच आयात निर्यात भी होता था। इजराइल हथियारों, टेक्नोलॉजी और कृषि उपज के बदले ईरान से 40% तेल आयात करता था। दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। ईरान में इस्लामिक राष्ट्र की मांग तेज हुई और दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े। 1960 के दशक में ईरान धार्मिक नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग जोरों से उठा रहे थे। लिहाजा ईरान के शाह ने 1964 में खुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। खुमैनी ने इराक में रहकर इस्लामिक क्रांति की शुरुआत करी। खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे। समय के साथ खुमैनी को ईरानी आवाम का साथ मिलना शुरू हो गया और 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी सरकार ने यहूदी देश इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। दोनों देशों के बीच एयर रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। तेहरान में स्थित इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथों में सौंप दिया गया। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसीलिए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना हथियार बनाया। 1979 से दोनों देशों के बीच शुरू हुई पर्दे के पीछे से जंग ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम से एक और ग्रुप का नेटवर्क तैयार किया। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्स IRGC की अहम भूमिका थी। इसमें फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में तमाम शिया आर्ड समूह हैं। पूरा मिडिल ईस्ट दो तरह के देशों में बटा हुआ है, पहले शिया बहुल और दूसरे सुन्नी बहुल। अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की आबादी में 90% या उससे अधिक सुन्नी है। वहीं यमन, इजराइल, लेबनान और गाजा में 20 से 40% आबादी सुन्नी है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, यमन, लेबनान में बहुसंख्यक हैं। ईरान की अगुवाई में शिया बहुल देश या शिया मिलिशिया इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है। इसका 2007 से ही गाजा पट्टी पर कंट्रोल है। मिलिट्री विंग को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों ने आतंकी समूह घोषित किया है। ईरान से संबंध हमास को आर्थिक मदद के साथ हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। हिजबुल्लाह ये एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है। इसका मकसद इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोलना और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को पूरे देश में फैलाना। ईरान से
संबंध हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से समर्थन, फंडिंग, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और आर्थिक सहयोग मिलता है। हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। इजराइल और अमेरिका विरोधी समूह है। अक्सर लाल सागर में इजराइल से संबंधित जहाजों को निशाना बनाता है। 2014 में उत्तरी यमन पर कब्जा किया था। ईरान से संबंध, ईरान की तरफ से मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों की मदद मिलती है, साथ ही लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। इस्लामिक रेजिस्टेंस को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। 2003 के अमेरिकी हमले और बाद में इस्लामिक स्टेट से लड़ाई लड़ी। सीरिया में गृह युद्ध में असद शासन का बचाव किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस गठबंधन को ईरान का समर्थन है। ईरान ने पिछले कई दशकों में इजराइल के चारों तरफ शक्तिशाली हथियार बंद गुट तैयार किए हैं। ईरान उन्हें प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इनके जरिए पिछले 4 दशक से दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर जारी है। इजराइल भी इसमें पीछे नहीं है। 2010 की शुरुआत से इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उसके कई परमाणु ठिकानों और साइंटिस्टों को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए साइबर अटैक का भी सहारा लिया। ईरान पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करवाता रहता है। ईरानी साइंटिस्ट की हत्या, इजराइल पर आरोप। जनवरी 2010 तेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मद को बम से उड़ा दिया गया। ईरानी मीडिया ने इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया। नवंबर 2010 तेहरान में शाहिद बहसती यूनिवर्सिटी के परमाणु इंजीनियरिंग फैकल्टी मसीह शहरयारी की काम पर जाते वक्त कार विस्फोट में मौत हो गई। उस समय ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने हमलों के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया था। जनवरी 2012 केमिकल इंजीनियरिंग मुस्तफा अहमदी रोशन की इस हमले के लिए भी ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराते हुए रोशन को एक परमाणु साइंटिस्ट बताया था। नवंबर 2020 प्रमुख परमाणु साइंटिस्ट मोहर्सी फखरीजादेह की तेहरान के बाहर सड़क किनारे हमले में मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल खुफिया एजेंसी को लंबे समय से शक था कि फखरीजादेह ईरानी परमाणु हथियार प्रोग्राम के जनक थे। उन्हें 2007 में यूएस और 2008 में अमेरिका ने बैन कर दिया था। मई 2022 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्स के कर्नल हसन सैयद खुदाई को तेहरान में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हत्या के पीछे निश्चित तौर पर इजराइल का हाथ बताया था। ईरान पर इजराइल के साइबर अटैक्स की टाइमलाइन। जून 2010 बुशहर स्थित परमाणु प्लांट के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस अटैक हुआ, जिसने सितंबर तक 14 प्लांट के 30,000 से अधिक कंप्यूटर को प्रभावित किया। जांच के बाद ईरान ने इजराइल को इस साइबर हमले का जिम्मेदार ठहराया था। अप्रैल 2011 ईरान के पैसिव सिक्योरिटी संगठन के प्रमुख गोलमरेजा जलाली के मुताबिक स्टार्स नाम के एक वायरस ने ईरान की सरकारी फाइल की कॉपी की, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराया गया। नवंबर 2011 स्टक्सनेट पर आधारित ड्यूक नाम के एक वायरस का पता लगा। ड्यूक का मकसद भविष्य के साइबर हमलों के लिए डेटा इकट्ठा करना था। ड्यूक स्पाईवेयर का संबंध इजराइल से बताया गया था। अप्रैल 2012 वाइपर मेलवेयर ने ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय और राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी के कंप्यूटर्स के डेटा को डिलीट कर दिया। मई 2012 फ्लेम नाम के वायरस ने ईरान के सरकारी डेटा को चोरी करने के लिए सरकारी कंप्यूटर पर हमला किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया था। अक्टूबर 2018 ईरान ने स्टक्सनेट के नए जेनरेशन के अटैक को रोका। साइबर अटैक के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। अक्टूबर 2018 सब्सिडरी रेट पर तेल खरीदने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए कार्ड के सिस्टम पर अटैक। ईरान के सभी 4300 पेट्रोल पंप पर इसका असर पड़ा। मई 2020 ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित शाहिद रजाई बंदरगाह पर समुद्री यातायात को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर पर अटैक। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया गया था। जनवरी 2018 में इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने तेहरान में छापा मारा और परमाणु हथियार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1 लाख पन्नों वाली ये गुप्त फाइल साबित करती है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम नहीं होने के बारे में झूठ बोलता आ रहा है। दिसंबर 2023 में पब्लिश द वॉल स्ट्रीट जर्नल में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने स्वीकार किया था कि इजराइल ने फरवरी 2022 में एक मानव रहित प्लेन पर हमला किया और एक वरिष्ठ IRGC कमांडर की हत्या की थी।
मई 2022 में इजराइल ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक पुराने सैन्य परिसर पर हमला किया जिसमें एक इंजीनियर की मौत हुई थी। जनवरी 2023 में मध्य इफ़हान स्थित एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ जिसे विफल कर दिया गया। ईरान और इजराइल के बीच कैसे शुरू हुई आमने सामने की जंग। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला और 234 को बंधक बना लिया। इसके कुछ घंटे बाद इजराइल सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया। गाजा में हमले के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने सीरिया में इराक के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। इस तरह करीब 1 साल पहले हमास हमले के बाद ही इजराइल और ईरान के बीच जंग की नींव पड़ी। ईरान ने कहा कि हमास के हमले के बाद इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया का जवाब इजराइल विरोधी समूह द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद ईरान के पैसों पर ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलें, मोर्टार, रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ऐसे में इजराइल की सेना को एक ही समय पर 2 मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ और पश्चिम में गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ। ईरान समर्थित विद्रोही संगठनों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने चेतावनी दी थी कि उसके सहयोगी संगठनों के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजराइल का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। ईरान से समर्थन प्राप्त लेबनान का कट्टर शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। वहीं यमन में हूती विद्रोही इजराइल जाने वाले कमर्शियल शिप को निशाना बनाने लगे। दिसंबर 2023 इजराइल पर सीरिया में मिसाइल हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्स के वरिष्ठ सलाहकार सैयद रजी मौसवी की मौत का आरोप भी लगा था। हालांकि इजराइल ने इस हमले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। फरवरी 2024 में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया जिसे ईरान के तेल मंत्री जवाब ओजवी ने इजरायली साजिश बताया था। अप्रैल में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल के अटैक से युद्ध ट्रिगर हो गया। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कुछ बच्चे भी शामिल थे। 18 सितंबर वोकी टोकी में विस्फोट होने से लेबनान में 14 लोग मारे गए और करीब 450 लोग जख्मी हुए। अगले दिन इजराइल की सेना IDF ने कहा कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इजरायली लोगों को वापस उनके घरों में बसाएंगे। IDF का इशारा साफ था कि वो अब हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। दुनिया को लग रहा था कि अब सब कुछ शांत होगा, लेकिन तभी नेतन्याहू अमेरिका से ही हिजबुल्लाह पर हमले के आदेश दिए। पिछले 7 दिन में इजराइल ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर किए हैं। लेबनान पर हो रहे इन हमलों के जवाब में ईरान ने 2 अक्टूबर को इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी। इसी दिन देर शाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। 4 अक्टूबर को जिस वक्त नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा था उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इस दौरान खामेनेई ने ईरान के लोगों को संबोधित किया। इजराइल ईरान युद्ध में आगे क्या होगा? 2 अक्टूबर 2024 को इसका जवाब खुद इजराइल के PM नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक में दिया है। उन्होंने ईरान के हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। इजराइल इसका बदला ईरान से जरूर लेगा। अभी इजराइल का पूरा ध्यान लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह को खत्म करने पर है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि सीमा से सटे इजरायली गांवों को सुरक्षा मिल सके। इजराइल जल्द ही ऐसा करके ईरान पर हमला करेगा। ये हमला सीधा सीधा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक 3 तरह से ईरान पर इजराइल हमले कर सकता है। फर्स्ट, साइबर अटैक। पेजर अटैक की तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, सरकारी दफ्तर या बिजली कंट्रोल रूम आदि को कंट्रोल कर इजराइल बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। सेकंड, मिसाइल अटैक। ईरान के बड़े सरकारी दफ्तर, न्यूक्लियर प्लांट या तेल डिपो पर इजराइल सीधे मिसाइल से हमले कर सकता है। थर्ड, मिलिट्री कमांडर पर अटैक। इजराइल किसी पॉलिटिकल या बड़े धार्मिक लीडर पर जानलेवा हमला करेगा ऐसा नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल ईरान के बड़े मिलिट्री कमांडर को मारकर अपने देश पर हुए हमले का बदला ले सकता है। तेल अवीव में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज INSS के ईरान एक्सपर्ट रज जिम्ट के मुताबिक इजराइल ईरान का टकराव बहुत ही खतरनाक है। इजराइल कभी भी ईरान में सैन्य स्थलों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई कर सकता
सकता है। हालांकि ईरान भी इजराइल का कड़ा जवाब दे सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की एक वजह अमेरिका से इजराइल को मिलने वाला मजबूत समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों इजराइल को समर्थन हासिल है। यही वजह है कि इजराइल अब एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस युद्ध में आगे क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।